हेलो स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की जो ऑनलाइन क्लास है वो मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप वेल एजुकेटेड होकर के जो सामाजिक और नैतिक मूल्य हैं उनको स्थापित करके उच्च पदों पर आसीन हों, ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना के साथ आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारी यूनिट है वो क्या चल रही है। हमारी यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था, हमने पीछे क्या बताया था, जिसमें आवेश स्थिर रहता है। ठीक, तो इसी यूनिट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, वैद्युत धारिता। ठीक है, तो चूंकि ये टॉपिक अलग है, पीछे के जो हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके, स्टडी कर चुके हैं, उससे टॉपिक अलग है, इसलिए हम ये नया चैप्टर भी कह सकते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आज का हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, वैद्युत धारिता। देखिए, धारिता शब्द से आप क्या मतलब समझेंगे। धारिता का मतलब होता है धारण करना, एकत्रित करना, संग्रहण करना। जैसे कि किसी बर्तन में अगर 2 लीटर पानी आता है तो उस बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, 2 लीटर। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाइए वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता का क्या मतलब हो जाएगा, वैद्युत से मतलब आप क्या समझें, आवेश से, चार्ज से। पीछे मैंने बहुत बार बताया। ठीक है, जब आवेश स्थिर रहता है तो स्थिर आवेश के कारण पदार्थों में गुण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत, स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो वैद्युत से आप क्या मतलब समझेंगे, आवेश, चार्ज। तो वैद्युत धारिता का क्या मतलब होगा, आवेश की धारिता मीन्स किसी वस्तु द्वारा, किसी चालक द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा आवेश को एकत्रित करने की क्षमता उसकी क्या कहलाएगी, उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक, जिस तरीके से हम द्रवों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार, शेप और साइज के हमारे बर्तन होते हैं, जैसे हमारी बाल्टी होती है, हमारा ग्लास होता है, इसी तरीके से आवेश को एकत्रित करने के लिए आवेश को एकत्रित करने के लिए आपके लिए क्या क्या बनाया गया है। जैसे आपकी बैटरी है, बैटरी भी आवेश को एकत्रित करती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आवेश को एकत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, संधारित्र। तो इस वाले चैप्टर हम लोग संधारित्र का ही बहुत अध्ययन करेंगे। इस संधारित्र का उपयोग हर उपकरण में आपका होता है, वो भी आपका आवेश को संचय करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, सेल भी आवेश को एकत्रित, सेल के भीतर भी आवेश एकत्रित होता है। तो ठीक है, अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ठीक, तो ये शुरुआत करने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ समझते हैं। देखिए, वैद्युत चालन के आधार पर, वैद्युत धारा के चालन के आधार पर, वैद्युत धारा जब आवेश चलने लगेगा, जब आवेश का किसी एक डायरेक्शन नेट प्रभाव हुआ, तो फिर वैद्युत की जगह हम लोग क्या शब्द प्रयोग करेंगे, वैद्युत धारा। जो कि नेक्स्ट यूनिट में, इस जो पहली यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद जब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट यूनिट विद्युत धारा, तो उसमें उसके स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वैद्युत धारा के चालन के आधार पर, किसके, वैद्युत धारा के चालन के आधार पर जो पदार्थ होता है, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, गुणों के आधार पर आपने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो 3 प्रकार का आप पढ़े हैं, लेकिन पदार्थ 4 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, अब धारा के प्रवाह के आधार पर जो हमारा पदार्थ होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ये भी होता है चालक पदार्थ, पहला प्रकार हमारा क्या है, चालक, कंडक्टर। ठीक है, देखिए, चालक पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है,
ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? चालक पदार्थ, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? चालक पदार्थों में, और अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चालक पदार्थों के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखिए। जितनी भी आपकी धातुएं हैं, सभी ऑल मेटल्स, सभी धातुएं क्या होती हैं आपकी? चालक पदार्थ, सभी धातुएं। ठीक, धातुएं आप जानते हो। और इसमें आपका पारा भी चालक पदार्थ होता है। इसके अलावा हमारे जो द्रव होते हैं वैद्युत अपघटन की क्रिया में, वो भी चालन का कार्य करते हैं, जैसे HCl, H2SO4। ठीक है, अब इन जो सभी धातुएं हैं, इनमें बेस्ट कंडक्टर कौन सी होती है आपकी? गुड कंडक्टर कौन सी होती है? जो गुड कंडक्टर होती है वो होती है चांदी। कौन सी होती है? चांदी, Au। ये चांदी जो है वो विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि चांदी में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है। थोड़ा ये समझेंगे आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, आप जानते हो कि जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जो परमाणु है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि परमाणु के भीतर एक भारी भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो इस नाभिक पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते रहते हैं? इसे इलेक्ट्रॉन। क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जो दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे पहले आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ प्रबल वैद्युत आकर्षण बल से बना रहता है। इसका मान हम कूलाम के नियमानुसार ज्ञात कर लेते हैं। F = 1/4π ε0 Q1 Q2 R²। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो इस फार्मूले से ज्ञात हो जाएगा। तो चूंकि जो नाभिक है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अतः इनके बीच आकर्षण बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका ये मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी दूर होता है उस पर आकर्षण उतना ही कम लगेगा। अतः ये दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आकर्षण कम लगता है। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब कभी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो क्या करता है? बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो इस परमाणु से अलग होकर के पूरे पदार्थ में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन समझ गए आप कि परमाणु से अलग होकर के जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाता है तब वो क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आवेश के वाहक होते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं का अपना आवेश होता है। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है जो कि प्रदत्त होता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं तो वो क्या करते हैं? आवेश को ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास आवेश होता है तो अपना आवेश ले जाते हैं। तो उसी जब वो आवेश ले जाते हैं तो उससे क्या होता है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आवेश क्या किसी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में नेट प्रवाही वैद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो इन पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है। ठीक, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पर एक ये पूछा जाता है आपसे, मुक्त आवेश किसे कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। क्या कहोगे? बोलो। मुक्त आवेश, फ्री चार्ज कहते हैं। फ्री का ये आवेश है, मुक्त। हमारे ये आवेश कौन देता है? किसके कारण उत्पन्न होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? मुक्त आवेश। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग होगा उस परमाणु पर क्या हो जाता है? उस
ये परमाणु है, इस परमाणु से जैसे इलेक्ट्रॉन अलग होगा वैसे इस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो एक इकाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, इकाई पॉजिटिव चार्ज इस परमाणु पर आ जाएगा। अतः अब इस परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे, इस परमाणु को आयन कहेंगे, आयन, ठीक है, आयन। अब आयन के ये जो आयन होता है, आप जानते हो कि चालकों में, ठोसों में या धातुओं में जो परमाणु होता है वो एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। तो ये आयन होता है वो सामान्य परिस्थिति में स्थिर रहता है, ठीक, क्या रहता है, स्थिर रहता है, यह धनायन। तो धनायन के कारण ये जो आयन आपका हुआ, आयन क्या होता है, स्थिर रहता है। तो आयन के कारण जो आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बद्ध आवेश, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बद्ध आवेश। चालकों में या धातुओं में आयनों के कारण आवेश बद्ध आवेश कहलाता है। चालकों में या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश मुक्त आवेश कहलाता है, ठीक। ये आपको कभी कभी पूछा जाता है कि बद्ध आवेश किसे कहते हैं या मुक्त आवेश किसे कहते हैं, तो आप इसको बताएंगे, ठीक। फर्स्ट प्रकार, पहले प्रकार का आपका ये पदार्थ का जो वर्गीकरण था वैद्युत धारा के आधार पर, वैद्युत धारा के चालन के आधार पर, वो पहले फर्स्ट टाइप का आपका क्या था, चालक, कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए आप सेकंड टाइप, दूसरे प्रकार का आपका है वो क्या कहलाता है, अचालक, अचालक या कुचालक, जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, ठीक। सीधी सी बात हो गई। अचालक जो चालक नहीं होते, मीन्स वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो वैद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, इसका मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य, इलेक्ट्रॉन तो सभी में होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया था कि जो परमाणु को छोड़ करके पूरे पदार्थ में फ्री होकर के घूमते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है, किसमें, अचालक पदार्थों में। और अचालक पदार्थों के आपके उदाहरण देखोगे, अरे बहुत सारे अचालक पदार्थ हैं। अचालक पदार्थ आपका प्लास्टिक, कांच, जल, कागज, लकड़ी, ठीक है, बहुत सारे अचालक पदार्थ हैं। अनेक प्रकार के कार्बन अकार्बन पदार्थ भी अचालक पदार्थ हैं, ये तो हमने कुछ आपको लिखवा दिए, ठीक है। ये आपके अचालक पदार्थ हो गए, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का होता है वो आपका होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। देखिए अर्धचालक, इनको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक क्या हो जाएंगे, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी जिनमें वैद्युत धारा चालकों अपेक्षा बहुत कम प्रवाहित होती है परंतु चालकों की अपेक्षा अधिक प्रवाहित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक आपके जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक पदार्थों का स्टडी, अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन हम लोग आगे जो हमारी ये बुक है इसका जो सेकंड बुक होगी, सेकंड पार्ट होगा, भाग 2 होगा हमारी किताब का, उसके हम एक पूरा इसका चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि अर्धचालकों का बहुत ही उपयोग है। आज जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी आई है, जो हर यंत्र छोटा से छोटा बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें किसका उपयोग होता है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है अर्धचालकों का उपयोग होता है। जैसे हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल की जो सिम होती है, चिप होती है, उसमें कितने सर्किट लगे होते हैं। एक छोटी सिम होती है, चिप होती है, बहुत उस पर सर्किट लगे रहते हैं। तो वो इतना छोटा बनाने, उतना छोटा किसके कारण बना है वो सर्किट, और उसमें जो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग हुआ है। आजकल आईसीज बनाई जाती हैं। आईसीज मीन्स एक ही सर्किट पर बहुत सारी सर्किटों को लगाया जाता है। तो आईसीज वगैरह सभी का निर्माण अर्धचालकों की सहायता से होता है। तो अर्धचालक पदार्थ बहुत उपयोगी हैं, इनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिनका हम स्टडी आगे करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पदार्थ आपका ये 3 प्रकार का हुआ, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम इस चैप्टर में हमें जो ज़रूरत है
वो किसकी है, किस लिए हमने आपको ये वर्गीकरण बताया। देखिए आपने अभी क्या पढ़ा, अचालक पदार्थ। तो अचालक पदार्थ को भी हम लोग परावैद्युत पदार्थ और कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक है, सबस्टेंस, परावैद्युत पदार्थ। देखिए परावैद्युत पदार्थ आखिर क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनको भावैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, देखिए जो कुचालक पदार्थ होगा या जो अचालक पदार्थ होगा उसको जब भावैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुचालक पदार्थ पूरी तरीके से, जैसे सूखी लकड़ी को अगर वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूखी मिट्टी को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कागज़ को, मोम को, प्लास्टिक को या कांच को भावैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे इनको भावैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इनके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? आवेश होते हैं, जिनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। जिन्हें भावैद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाए, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ का आखिर यहाँ क्या यूज होगा, क्या उपयोग होगा? तो देखिए इनका उपयोग हम लोग देखते हैं किसका? परावैद्युत पदार्थ का। परावैद्युत पदार्थ का उपयोग समझते हैं, देखते हैं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं चालक पदार्थ के लिए, देखते हैं कि अगर किसी चालक पदार्थ को भावैद्युत क्षेत्र में रख दें। देखिए ये एक चालक पदार्थ है, ये चालक पदार्थ, इसको भावैद्युत क्षेत्र में रखा, ये भावैद्युत क्षेत्र है ई आउटर। ठीक है, ई आउटर। इस भावैद्युत क्षेत्र में जैसे ही रखेंगे तो क्या हुआ कि इसके भीतर जो मुक्त आवेश है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, वो मुक्त आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। आपको मालूम है जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है F=QE। तो जो ऋणावेश होता है वो उस पर विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इसके अंदर जितना ऋणावेश होगा उस पर फोर्स किधर को लगे? इधर को। वैद्युत क्षेत्र इधर को है तो वैद्युत बल इधर को लगेगा, इसलिए पूरा ऋणावेश इधर को आ जाएगा। ठीक है, इसके इस पृष्ठ की तरफ। ठीक, और जो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या था? आयन, धनायन थे, उन पर ही फोर्स लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर को मूव करता है? उस पर किधर को वैद्युत बल लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इसलिए पूरा धनावेश इधर को आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे आप? तो क्या होगा? देखिए ये जो आवेश इसके पृष्ठ पर आया, इसी आवेश को क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरित आवेश। क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। ठीक है, इस प्रेरित आवेश के कारण देखिए ये चूंकि ये जो परावैद्युत, ये जो चालक पदार्थ था, इस चालक पदार्थ के इस पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर को। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, इसे हम लोग आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और भावैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपकी इधर को थी। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम इसके भीतर परामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये जो चालक पदार्थ है इसके अंदर परामी वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल EO वेक्टर माइनस EI वेक्टर। क्यों? इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः परामी वैद्युत क्षेत्र निकालें इस तरीके से, घटा के आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेरित आवेश होता है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, वो भावैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो आप यहाँ पे देखिए E वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा? EO वेक्टर। इसका परिमाण, आपस में इन दोनों के परिमाण बराबर होते हैं।
ठीक है। तो ई वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी चालक पदार्थ को वह वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब वह वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र को शून्य कर देता है। ठीक, ये तो हो गई आपकी चालक पदार्थों की बात, आपने समझ ली। ठीक है, अब हम लोग समझ रहे थे अचालक पदार्थों का क्या यूज होगा, हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम इतनी भूमिका इन पदार्थों के बारे में बना रहे हैं। तो देखिए, जो आपके अचालक पदार्थ होते हैं, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनके लिए क्या है कि देखिए, जैसे ही हम जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके अणु या परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही दृढ़ता के साथ बंधे रहते हैं। तो जैसे ही इसको महावैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसको, परावैद्युत पदार्थ को, तो उसके अणु में, जो उसके अणु या परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र होता है। धनावेश किसके कारण होता है, नाभिक में धनावेश होता है, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो ऋणावेश और धनावेश का केंद्र क्या होता है, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये आपका परावैद्युत पदार्थ है, इसका ये अणु है, जैसे इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इसमें जो धनावेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, किसके, अणु के भीतर। ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये धनावेश ऋणावेश, ये धनावेश ऋणावेश। इस घटना को हम लोग वैद्युत ध्रुवण ही कहते हैं। अभी वैद्युत ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ठीक है, ये है। इस तरीके से इसके अणु में या परमाणु में धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धनावेश महावैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश महावैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके जो ये अणु हैं या परमाणु हैं, इनकी आसन्न श्रेणी एक दूसरे के बहुत निकट होते, नज़दीक होते हैं। तो क्या होगा, देखिए, जैसे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत निकट आ जाएगा, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देगा। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निरस्त करेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो क्या बचेगा, इधर ये जो अणु आपको दिखाई दे रहा है, इसके साइड में नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और ये जो अणु दिखाई दे रहा है इसके क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये जो चार्ज है, इसी आवेश को क्या कहेंगे, प्रेरित आवेश कहेंगे। ठीक, इस प्रेरित आवेश के कारण इन पदार्थों के भीतर भी एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी डायरेक्शन इधर को होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, समझ रहे बात अच्छे से। तो ये जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ई आई, उसकी डायरेक्शन इधर को हुई, तो इसके लिए हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ई वेक्टर इक्वल ई ओ वेक्टर माइनस ई आई वेक्टर। क्यों, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो प्रेरित आवेश होता है वो ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेरित आवेश के कारण जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है, वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, उसका मान, उसका परिमाण महावैद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसका ई आई का मान ई ओ की अपेक्षा कम होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या हुआ, नॉट जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो जीरो नहीं होता है, बल्कि इनके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाता है। ठीक, इसका यही गुण परावैद्युत पदार्थों का, ये हमको गुण मिला कि परावैद्युत पदार्थों को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो अपने अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या कर देते, शून्य नहीं करते हैं, बल्कि कम कर देते हैं परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ये आया आपका है। यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन, इसी संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं। एक परावैद्युत भंजन, परावैद्युत भंजन, भंजन माने क्या होता है, टूटना या तोड़ना। देखिए भंजन क्या हो जाएगा कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को महावैद्युत क्षेत्र में रखें और वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो बढ़ाते जाएं। जब वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ये धनावेश ऋणावेश का केंद्र विस्थापित होता जाएगा, और एक कंडीशन में इतना अधिक विस्थापित हो जाएगा कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यानी वो है वैद्युत क्षेत्र जिसके लिए परावैद्युत पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, परावैद्युत भंजन
कहलाता है। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? परावैद्युत भंजन। ठीक है, अब इसमें देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सामर्थ्य क्या हो जाएगी? देखिए किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिससे वह परावैद्युत भंजन की स्थिति से ठीक पहले, परावैद्युत भंजन की स्थिति क्या हो जाएगी? जिस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए। तो हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाएं, जैसे ही परावैद्युत भंजन की स्थिति आए, ठीक, तो वो स्थिति तक क्या कहलाएगा? वो जो स्थिति है उसको सहन करने की क्षमता क्या कहलाएगी? परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत भंजन से ठीक पहले की स्थिति परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए परावैद्युत विभवांतर या भंजन विभवांतर एक और आपकी डेफिनेशन आएगी, भंजन विभवांतर। अब भंजन विभवांतर क्या हुआ? क्योंकि इसके बीच हम परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या है, परावैद्युत पदार्थ पर हम एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे तो उसके लिए विभवांतर स्थापित करेंगे। तो विभवांतर जब बढ़ाते जाएंगे तो वह स्थिति जिस पर वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाए क्या कहलाता है? भंजन विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत भंजन की स्थिति प्राप्त हो जाए क्या कहलाएगा? भंजन विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ आपने परावैद्युत पदार्थों के गुण जाने। इसके बाद थोड़ा बहुत जल्दी देखते हैं परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। देखिए परावैद्युत पदार्थ की आणविक संरचना के आधार पर जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवी, ध्रुवी परावैद्युत या ध्रुवी अणु। इस ध्रुवी अणु पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। देखिए ध्रुवी अणु क्या होते हैं? वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु में स्थायी वैद्युत आघूर्ण होता है। क्या होता है? स्थायी वैद्युत आघूर्ण। वैद्युत आघूर्ण क्या होता है? आपने पीछे पढ़ा था, वैद्युत आघूर्ण P होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा था, P = Q/2N। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण P होता है या जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। जो अणु होता है उस अणु के भीतर या परमाणु के भीतर धनावेश नाभिक के कारण होता है अणु परमाणु के भीतर, और इलेक्ट्रॉनों के कारण ऋणावेश होता है। ठीक, इस तरीके से अणु का निर्माण होगा। आपको दिखाएंगे जैसे HCl ये अणु का निर्माण हुआ। इसमें H हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये एक ही जगह नहीं होते हैं, कुछ विस्थापित रहते हैं, कुछ दूर दूर रहते हैं। तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ऐसे अणु ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे आप देखिए ध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल HCl है, आपका NaCl है, H2O है, CO है, C2H5OH है। ये सब आपके ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यहाँ पर HCl को सबसे पहले देखते हैं। आप जानते हो HCl का निर्माण कैसे होता है? HCl में H परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को देता है, अतः इसके क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही ऐसा नहीं बिल्कुल एक ही या कॉन्साइड हो, कुछ अलग दूरी पर हो जाते हैं, कुछ दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ध्रुवीय अणु बनाते हैं। ठीक है, ये ध्रुवीय अणु बनाया इसने। NaCl में ऐसे होगा। H2O में आप देखिए H2O में क्या होगा? H अपना एक परमाणु, जो H परमाणु है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दान करता है। किसे दान करता है? ऑक्सीजन के परमाणु को। ठीक है, और ये भी H परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे देता है? ऑक्सीजन के परमाणु पर। तो ऑक्सीजन के परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और
ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत पास पास होते हैं, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो गया, ठीक। ये इस तरीके से आपको एक रचना दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और ये एक दूसरे अल्प दूरी पर हैं, ठीक। तो इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा आपके वे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इन ध्रुवीय अणुओं को देखिए, क्योंकि इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो अगर हम, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अणु हैं, किसका किसका अणु, HCl, NaCl, H2O और CO, ये अणु चूँकि इनमें स्थायी क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अतः ये हर समय इनके ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, ये वैद्युत क्षेत्र का गुण दर्शाएंगे। लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि महावैद्युत क्षेत्र, जब तक हम इनको महावैद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे तब तक क्या होगा कि इनके जो अणु होते हैं वो सभी दिशाओं में अविन्यस्त होते हैं, ठीक। सभी दिशाओं में क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। जैसे देखिए एक अणु, ये अणु है ना, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, उसके वो इधर को डायरेक्टेड है, ठीक। इसका P की डायरेक्शन किधर को होती है, देखिए P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए P की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। दूसरा अणु ये है, इसके लिए P की डायरेक्शन इधर को हो गई। और कोई भी अणु है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लिए P की डायरेक्शन इधर को हो गई। तो आपने क्या देखा, महावैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनकी जो द्विध्रुव अक्षें होती हैं वो सभी दिशाओं में अविन्यस्त होती हैं, ओरिएंटेड होती हैं। इसीलिए ये जो है स्थायी, इनके अंदर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण का गुण होते हुए भी ये वैद्युत प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जैसे इनको महावैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो महावैद्युत क्षेत्र में जब हम इनको रखेंगे तो आप जानते हो जब किसी द्विध्रुव को महावैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण लगता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था। तो उसी बलाघूर्ण के कारण इनकी सभी अक्षें एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, देखिए ऐसे माइनस प्लस, ठीक। ये कंडीशन आपकी कब हो जाएगी, जबकि E नॉट इक्वल 0, उस कंडीशन में P नेट नॉट इक्वल 0। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर E इक्वल 0, जो महावैद्युत क्षेत्र था वो 0 था, अतः जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाता था, ठीक है। ये आपके ध्रुवीय अणु हो गए। दूसरे प्रकार के जो अणु होते हैं वो कौन से होते हैं, अध्रुवीय अणु। कौन सा होता है, अध्रुवी, नॉन पोलर, अध्रुवी अणु, ठीक है। तो अध्रुवी यानी वो परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी जिनके अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, अर्थात इनके जो अणु होते हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती हो जाता है। धनावेश इन अणुओं में, यहाँ पे देखिए इनके अणुओं में धनावेश ऋणावेश कुछ दूरी पर था, लेकिन इनके अणुओं में धनावेश ऋणावेश बिल्कुल एक ही जगह हो जाता है, केंद्रित होता है, अतः इनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। तो ये इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, H2 है, O2 है, आपका CO2 है, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ये आपके अध्रुवीय अणु हैं, ठीक। ये परावैद्युत पदार्थ है, उसके अणु दो प्रकार के होते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए परावैद्युत पदार्थों के लिए वैद्युत ध्रुवण, पॉलराइजेशन। परावैद्युत पदार्थों के लिए क्या, वैद्युत ध्रुवण। पॉलराइजेशन शब्द का भी मतलब ये होता है, ध्रुवण का मतलब ये होता है विस्थापित हो जाना, अलग अलग हो जाना। जैसे जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को महावैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणु के भीतर जो जितने भी पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनके अणु में धनावेश और ऋणावेश होता है। तो जब हम इसको महावैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धनावेश
और ऋणावेश का केंद्रक एक दूसरे से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक, ये अणु है, इसका धनावेश, ऋणावेश और धनावेश कुछ विस्थापित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, समझ गए। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ को वाहवैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्रकों के बीच आपेक्षिक विस्थापन को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक, गणितीय रूप में देखिए, मैथमेटिकली वैद्युत ध्रुवण को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में वैद्युत ध्रुवण, किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण P, एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण P को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक, कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसके B आयतन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना उत्पन्न हो रहा है, P उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसको स्मॉल p, तो उसका वैद्युत ध्रुवण कितना हो जाएगा, इसका वैद्युत ध्रुवण P वेक्टर इक्वल P वेक्टर अपॉन V। ये जो P है ये वैद्युत ध्रुवण है। वैद्युत ध्रुवण को कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से व्यक्त किया जाता है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को उसका क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण P कहते हैं। और ये आगे सिद्ध किया गया, ये किसके बराबर होता है, ये प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा P के बराबर होता है। ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जब मैं यहीं पे यूनिट लिखे दे रहा हूँ, इसका क्या मात्रक हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक क्या हुआ था, कूलाम इंटू मीटर, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इस पर हमने एरो का साइन लगाया, तीर का चिन्ह लगाया, इसका मतलब ये आपकी कैसी राशि है, ये आपकी सदिश राशि होगी। ठीक है, ये आपकी सदिश राशि हो गई। ये हो गया हमारा वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण आपका ये आ गया। अब इसमें देखिए, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा वैद्युत ध्रुवण हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति। वैद्युत प्रवृत्ति यानी जो परावैद्युत पदार्थ है वो वैद्युत क्षेत्र के लिए कितना सेंसिटिव है। ठीक है, वो वैद्युत प्रवृत्ति कहलाएगी। तो देखिए ये देखा गया है किसी समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए। यहाँ समदैशिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समदैशिक का मतलब होगा कि उस परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत प्रभाव सभी दिशाओं में समान रूप से उत्पन्न हो। जैसे कोई परावैद्युत पदार्थ है, उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो सभी दिशाओं में अगर समान हो तो उसे क्या कहोगे, उसे समदैशिक परावैद्युत कहोगे। तो ये देखा गया है किसी समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत ध्रुवण P उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुवण P उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ से P इक्वल, जब ये हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह तो यहाँ आएगा काई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। यहाँ पर ये साइन है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, काई पढ़ेंगे। और इस काई को उस परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या कहेंगे, इस काई को उस परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत प्रवृत्ति कहेंगे, जो कि उस परावैद्युत पदार्थ के लिए नियतांक होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये जो काई होता है एक संख्या होती है, ये एक विमाहीन राशि होती है। ठीक, विमाहीन और मात्रकहीन, मात्रक भी नहीं होता, इसकी एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। ठीक, जो कि परावैद्युत पदार्थ के लिए
दिए हुए परावैद्युत पदार्थ के लिए नियत होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं वैद्युत, एक नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत विस्थापन सदिश। वैद्युत विस्थापन सदिश, ये वैद्युत विस्थापन सदिश, इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वैद्युत विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा कि जब हम परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच जो आपेक्षिक विस्थापन होगा वो विस्थापन ही क्या कहलाता है, वैद्युत विस्थापन सदिश। ठीक है, तो ये वैद्युत विस्थापन सदिश को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी आवेश को परिबद्ध करने वाले एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता, वैद्युत विस्थापन सदिश। ठीक है, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे गणितीय रूप में, क्लोज्ड इंटीग्रल डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू। ठीक, ये आपको हम लोग इसको गणितीय रूप में इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर डी एस क्या है, उस पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और डी क्या है, वैद्युत विस्थापन सदिश है। ठीक, अब देखिए गॉस की प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था, गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा था क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू ओवर के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये के किस क्या है, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है के। ठीक है, ये आपका के आ गया। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर वाले समीकरण से क्यू का मान रख दें। यहाँ पे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए आप क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये समाकलन दोनों तरफ से समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल हम क्या कहेंगे इसको, ये हो जाएगा डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये समदैशिक परावैद्युत पदार्थ था, इसलिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या हो जाए, ई डी एस कॉस जीरो, इधर डी एस कॉस जीरो। ठीक है, तो ये डी एस कटेगा आपका, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, एक बार हम या सीधा डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई वेक्टर इक्वल डी वेक्टर ओवर के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और देखिए, और हम इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि डी वेक्टर इक्वल के एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ये आपका रिलेशन आ गया वैद्युत विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ये आपका संबंध आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हम देख रहे हैं कि डी वेक्टर, पी वेक्टर और ई वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, में संबंध। ये आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये चीज़ें कम हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी, तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन जो होता है वो ये होता है, हम डायरेक्ट आपको फार्मूला बताए दे रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। इसका रिलेशन ये होता है डी वेक्टर इक्वल एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ठीक है, अब वायु निर्वात की बात आए, वायु निर्वात के लिए, वायु निर्वात के लिए, वायु निर्वात में जो वैद्युत ध्रुवण है वो नहीं होता है। ठीक है, वायु निर्वात में वैद्युत ध्रुवण नहीं होता है, तो P वेक्टर इक्वल 0 हो जाएगा, तो D वेक्टर इक्वल आपका क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। ठीक है, ये रिलेशन आ गया है। पीछे हमने देखिए ये पढ़ा था कि वैद्युत प्रवृत्त काई और तथा परावैद्युतांक के में भी रिलेशन होता है। या आप देखिए
काई इक्वल K-1, ठीक। ये आपके परावैद्युत पदार्थों के ऊपर कुछ टॉपिक थे, इनको हम लोगों ने क्लियर किया है, हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है। अब आप अच्छे से स्टडी करेंगे विधिवत डेली। अब आपकी वैसे ही पीछे भी बहुत सारे पीछे के जो आपकी यूनिट ये चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो 3 चैप्टर हुए थे उन तीनों चैप्टरों से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आप विधिवत बने रहिए, डेली स्टडी करते रहिए, आपका कंप्लीट कोर्स होता रहेगा। ओके।